जी सर, लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास हाउस प्रॉपर्टी का केस 8 डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास केस नंबर 9 ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ जीए। केस 8 था हमारे पास प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अनदर। अब है हमारे पास केस नंबर 9 प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेकेंट फॉर अनदर। मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कुछ टाइम के लिए लेट आउट है और कुछ टाइम के लिए वेकेंट। ठीक है, 6 महीने उसमें किराएदार रहे, 4 महीने खाली पड़े रही सपोज। प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेकेंट फॉर अनदर। कुछ टाइम के लिए लेट आउट और कुछ टाइम के लिए वेकेंट। अब हम जीएवी की कैलकुलेशन कैसे करें? सर देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम अपने पास ना जब भी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं, यहां मैं अभी इसका एक सब पार्ट बनाऊंगा, ए पार्ट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ये किया था कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं तो जीएवी की कैलकुलेशन में जो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाता है वो निकाला जाता है फॉर द पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द ईयर। एक पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी करंट ईयर में जितने टाइम के लिए रही, वो एक्सपेक्टेड रेंट उतने पीरियड के लिए हम निकाल लेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी 10 महीने रही, 12 महीने रही, जितने टाइम तक भी रही हम उतने टाइम का एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं। अगर 6 महीने रही तो 6 ही महीने का कैलकुलेट करेंगे। और इसको हमने कंपेयर किया था किससे? एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज। सर देखिए, लास्ट क्लास में हम ये कह रहे थे प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट, है ना। जितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है उतने टाइम का एक्चुअल रेंट ले लीजिए। लेकिन अब हम ये नहीं कर रहे सर। अब हम क्या कह रहे हैं, आप ये लीजिए, फॉर द पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज एक्चुअली ओन्ड बाय द असेसी। सर अगर एक प्रॉपर्टी आपके पास पूरे साल है तो आप ना पूरे साल का एक्चुअल रेंट निकाल लीजिए।
इंक्लूडिंग वैकेंसी पीरियड। विच एवर इज हायर, ये आपके पास हायर आ जाएगा, और ये जो कुछ भी हायर है ना, फिर इसमें से लेस कीजिएगा, लेस, इसमें से लेस कीजिएगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। और ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी मंथ्स। एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी मंथ्स। ये जो कुछ भी आएगा ना, इसे कहा जाएगा नेट एनुअल, सॉरी नॉट नेट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीए। तो सर जीएवी की कैलकुलेशन का ना, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप अपने पास सबसे पहले क्या करेंगे सर, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए थी। लेट आउट थी 8 मंथ्स के लिए, वेकेंट थी 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब हम अपने पास कैलकुलेशन कैसे करें? तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्टेड रेंट ले लीजिए सबसे पहले, कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का। एक्चुअल रेंट 8 महीने का है ना सर, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 8 करने के बजाय आप 12 मंथ्स का ही ले लीजिए, विच एवर इज हायर। और ये जो कुछ भी हायर होगा ना, इसमें से लेस कीजिएगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। और ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे निकाला जाएगा? लॉस ड्यू टू वैकेंसी निकाला जाएगा एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी। जितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट रही, मेरे एग्जांपल में 4 महीने के लिए वेकेंट रही, इसे 4 महीने से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रेंट पर मंथ को हमारे पास हमारा लॉस ड्यू टू वैकेंसी आ जाएगा। ये जो कुछ भी होगा ना, दिस इज आर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर एक एग्जांपल के जरिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन है, इनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए है पर एनम। म्यूनिसिपल वैल्यू 12 लाख रुपए है पर एनम। स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख रुपीज है पर एनम। तो सब एफआरबी और एमबी विच एवर इज हायर लेते हैं, इसको लोअर लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया हमारे पास बताइए? 9 लाख। हमें बता रहे हैं प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर 8 मंथ्स एंड वेकेंट फॉर 4 मंथ्स। और एक्चुअल रेंट बताइए कितना? फर्स्ट केस 1,50,000 पर। सेकेंड केस 1 लाख पर मंथ। थर्ड केस 75,000 पर मंथ। फोर्थ केस 50,000 पर। ठीक है ना? देखिए हम क्या कह रहे हैं कि सर सबसे पहले ले लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना।
12 महीने का। सर प्रॉपर्टी हमारे पास 12 महीने है ना, आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए 12 महीने। सर 9 lakhs, 9 lakhs, 9 lakhs एंड 9 lakhs। एक्चुअल रेंट लीजिए, और ये जो एक्चुअल रेंट लेंगे ना, हम ये कह रहे हैं इसको भी आप 12 महीने का ले लीजिए, ठीक है। तो सर जब 1,50,000 पर मंथ है इंटू 12, 1 लाख पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, 75,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, 50,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 18 lakhs। नेक्स्ट 12 lakhs। नेक्स्ट 9 lakhs। नेक्स्ट 6 lakhs। जी सर, इसमें से हायर हम ले लेंगे। हायर अमाउंट कितना आ जाएगा? फर्स्ट केस 18 lakhs, सेकंड केस 12 lakhs, थर्ड केस 9 lakhs, फोर्थ केस 9 lakhs। अब यहां से लेस कीजिए लॉस ड्यू टू वेकेंसी। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी मंथ्स। सर पहले केस में देखिए हमारे पास कितना है एक्चुअल रेंट, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 lakhs। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 लाख। 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 lakhs। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 lakhs। तो बस यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए जीएवी कितनी। सर 18 - 6 इज 12 लाख इन फर्स्ट केस, 12 - 4 8 लाख इन सेकंड केस, 9 - 3 6 lakhs, 9 - 2 7। जी यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज।
सर ये इस तरह से ना हमने जीएवी कैलकुलेट कर ली, जीएवी, दिस इज आर जीएवी, ठीक है। सर आगे की कैलकुलेशंस हमारे पास वही नॉर्मल है। सर एक मिनट, कुछ शायद लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। सर जीएवी आ जाएगी हमारे पास इस तरह से। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सर। सर इस केस में ना हमारे पास वैकेंसी तो थी, लेकिन कोई भी रेंट अनरियलाइज्ड नहीं था। अब इसी केस में मैं कह रहा था, अगर मान लीजिए बी पार्ट, when there is unrealized rent also। सर हमने अनरियलाइज रेंट के बारे में भी तो पढ़ा था। तो मान लीजिए क्वेश्चन में वैकेंसी तो है ही, वैकेंसी के साथ साथ अनरियलाइज्ड रेंट भी है। अब जीएवी कैसे निकालें? सर वेरी सिंपल सर, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले निकालिए एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच property is owned by assessor during the year। और इसको कंपेयर करना है किससे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल for the period for which property is owned by the assessee। ड्यूरिंग द ईयर। सर हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए, अनरियलाइज रेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है? सर अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में से माइनस हो जाता है ना। माइनस कर दीजिएगा इसमें से अनरियलाइज रेंट विच एवर इज हायर, और इस हायर में से माइनस कीजिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी। कैसे आएगा? एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी। ये होगी जी, ये भी सिंपल है। तो सर देखिए, इस बार दो लॉसेस हैं बेसिकली। एक तो ये है कि प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए खाली पड़ी रही, वेकेंट रही, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी हो गया।
वो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट के हायर अमाउंट से। और दूसरा ये कि मेरे पास कुछ अनरियलाइज रेंट भी था सर, अनरियलाइज रेंट को मैंने माइनस कर दिया अपने पास एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से। ठीक है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था सर, सब कुछ वैसा ही किया है। जैसे पहले माइनस चल रहा था उसी तरह से माइनस किया गया। सर एक एग्जांपल लेकर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। सर एफ आर बी और एम बी विच एवर इज हायर, इस हायर को हमें कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो हमारे पास ना सर एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। देखिएगा कितना है एक्सपेक्टेड रेंट। सर 9,000 ये पर मंथ है, पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ। 9,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, 10,000, 10 और 12 विच एवर इज लोअर, 10,000 पर मंथ, 1,20,000। 13 and 9 which ever is higher, 9 and 11 which ever is lower, 11,000 multiplied by 12, 1,32,000। 12 or 9 whichever is higher, with 7 whichever is lower, 7,000 multiplied by 12, 84,000। And 16 and 18 whichever is higher, 18 and 16 whichever is lower, 16,000 multiplied by 12। है ना, याद जाएगा सर 1,92,000। अब देखिए हमारे पास ना रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, ये है 7,000 पर मंथ। इसका मतलब ये हो गया 84,000 पूरे साल का अगर हम निकालें तो। ये हो गया हमारे पास 1,38,000। ये हो गया 2,40,000। ये हो गया हमारे पास 16,500 मल्टीप्लाइड बाय 12। सर 1,98,000। अब हमें क्या करना है देखिए, सर इन दोनों का हायर लेना है। कितना आएगा हायर? 1,20,000 फर्स्ट का, 138 सेकंड का, 84,000 और 240, 240 और 198। ठीक है सर, अब हमें इसमें से लेस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये कैसे आएगा? एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी मंथ्स। जी सर, एक्चुअल रेंट पर मंथ कितना है? 7,000 मल्टीप्लाइड बाय मंथ 7,000।
सर 11,500 मल्टीप्लाइड बाय 1, 11,500. 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 40,000. और लास्ट देखिएगा प्लीज, 16,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 33,000. सर माइनस कर लीजिए इन दोनों को, ये आ जाएगा हमारे पास 120 माइनस 7, 1,13,000 GAP. 138 माइनस 11,500, 1,26,500. थर्ड 240 माइनस 40, 2 lakhs. और लास्ट 198 माइनस 33, 1,60,000. सर यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो पूछ लीजिए प्लीज. सर इसमें एक्सपेक्टेड रेंट कैसे लिए? सर ये एक्सपेक्टेड रेंट हमने अपने पास जो निकाला है वो हमारे पास वही जिस नॉर्मल फॉर्मूला है सर, FRP और MV विच एवर इज हायर. और उस हायर को हमने कंपेयर किया है स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, जैसा हम कर रहे थे. ओके ओके, यस सर. जी सर. जरा क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं. आइए सर, FRV और MV विच एवर इज हायर, इस हायर को हम कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड रेंट. सर एक्सपेक्टेड रेंट हमें निकालना है ना, तो देखिए इन दोनों में से हायर लेना है और उस हायर को इससे कंपेयर करके लोअर लेना है. 11,000 और 12,000 विच एवर इज हायर, 12,000. 12 और 13 विच एवर इज लोअर, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 144. 13 और 11 विच एवर इज हायर, 13 और 12 विच एवर इज लोअर, 12. सर स्क्रीन पे 1,44,000. जी सर. सर कोई कंफ्यूजन किसी तरह का, कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें? सर क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पे नहीं है. सर क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं, मैंने 53 कह दिया था क्या गलती से? क्वेश्चन नंबर 35. जस्ट अभी शो हुआ है. अच्छा, नहीं नहीं सर. जी सर मेरे पास जो नोट्स है वो इसमें क्वेश्चन नंबर 47 है सर. ये कुछ नया है क्या सर सर, असाइनमेंट? वो थोड़ी सी ना सीक्वेंस चेंज की है इस साल, अच्छा, और मैंने लगता है मैं ग्रुप में शायद. दोबारा से शेयर भी कर दिया. ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. जी जी. सब कुछ सेम है सर, बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज की है. और आगे चल के जो क्वेश्चंस हैं उनके ईयर्स चेंज किए हैं. ईयर चेंज हो गया ना, PY 24-25 के अकॉर्डिंग. जी सर. सर ये हमारे पास क्या आ गया बताइए? ये आ गया सर एक्सपेक्टेड रेंट. अब नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट है हमारे पास एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस
अनरियलाइज्ड रेंट। सर अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना है इसमें से, ठीक है ना। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1। सर ये हमारे पास एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरे साल का 12 महीने का, उसमें से मैंने अनरियलाइज रेंट को माइनस किया, 88,000 हो गया। सर यहाँ पे एक्चुअल रेंट है 12,500, वैकेंसी कुछ है नहीं, अनरियलाइज रेंट है नहीं, सॉरी वैकेंसी कह दिया मैंने गलती से, अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं किया जाएगा, किया जाएगा सर 1,50,000। सर 21,000 एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 3 महीने का है 21,000 इंटू में 3, 21,000 इंटू 3। सर 21,000 इंटू 3 करेंगे, ये आ जाएगा 63,000 और 1,89,000। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 17,000 इंटू 1, दिया जाएगा सर 187। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इन दोनों का जो हायर आ रहा है ना, हायर, वो कितना है? पहले केस का है 144, दूसरे केस का है 1,50,000, तीसरे का है 189 और ये है 2,04,000। अब इसमें से माइनस कीजिए, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कैसे आएगा? एक्चुअल रेंट पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी मंथ्स। एक्चुअल रेंट पर मंथ कितना है सर? 8,000, वैकेंसी है नहीं। दूसरे केस में एक्चुअल रेंट है 12,500, वैकेंसी है 2 मंथ्स की। जी, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 125। सर यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, वैकेंसी की बात चल रही है सर, वैकेंसी 1 महीने है ना, तो वैकेंसी माइनस करिए, 1,89,000 माइनस 21,000, आंसर इज 1,68,000। और 3 महीने की वैकेंसी है इस बार, तो 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 21,000।
सर ये ना जीएबी की कैलकुलेशन, कोई डाउट यहां तक हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इस क्वेश्चन में ना सिर्फ जीएवी की कैलकुलेशन थी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूरे इनकम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर देखिएगा, एफआरबी और एमबी विच एवर इज हायर, हायर को कंपेयर कीजिए विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड। सर एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ आ गया 5 lakhs, ये हो गया 10 और 11 विच एवर इज हायर, हायर को कंपेयर करेंगे विद 14 विच एवर इज लोअर, 11 lakhs। 725 और 8 लाख विच एवर इज हायर, 8 लाख। ठीक है ना, 7,75,000, 17,75,000 और 20 lakhs which ever is higher, with 12 lakhs which ever is lower, 12 lakh rupees। और लास्ट 16 लाख और 1250 which ever is higher, इसे कंपेयर करेंगे विद 450 which ever is lower, 4,50,000। जी देखिए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। सर 60,000 पर मंथ रेंट है, 12 महीने का, 2 महीने का अनरियलाइज्ड हो गया, तो 2 माइनस कर दीजिए। सर 6 लाख रुपए आ जाए। अगेन 2 मंथ्स का रेंट हमारे पास अनरियलाइज्ड है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। ठीक है ना सर, 1 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 4, 9,60,000, 7,20,000 सॉरी। सर 1,25,000 पर मंथ रेंट है, 12 माइनस 3, 9, 11,25,000। और ये आ जाएगा हमारे पास 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 5, 7, 10,50,000। सर इन दोनों में से हायर ले लिया जाएगा।
एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से हायर ले लीजिए, इन दोनों स्टेप्स में से हायर। जी, तो 5 लाख और 6 लाख, विच एवर इज हायर 6 लाख। 11 लाख और 10 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर 11 लाख। जी सर, 8 और 720, विच एवर इज हायर 8 लाख। 12 लाख और 1125, विच एवर इज हायर 12 लाख। और 450 और 1050, विच एवर इज हायर 1050। अब इसमें से हमें लेस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सर एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी मंथ्स। बताइए एक्चुअल रेंट कितना है? 60,000 है। वैकेंसी है 3 मंथ्स की, 180। फर्स्ट केस। सेकंड देखिए प्लीज, 1 लाख पर मंथ है और वैकेंसी है 5 मंथ्स की, 5 लाख आ जाएगा, है ना सर। नेक्स्ट 90,000 पर मंथ एक्चुअल रेंट है, 1 महीने की वैकेंसी है, 90,000 है। 1,25,000 पर मंथ और वैकेंसी कितने महीने की है? 3 महीने। एंड लास्ट सर 1,50,000 एक्चुअल रेंट है और वैकेंसी इज 6 मंथ्स, 9 लाख। तो जीएवी निकाल लीजिए सर। जीएवी कैसे निकालेंगे? ये जो हमने निकाला था ना, इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी को माइनस करेंगे। करिए। 6 माइनस 180 सर 4,20,000। 11 minus 5 is 6 lakhs. 8 lakh minus 90,000 is 7 lakh 10,000. Sir, 12 lakh minus 375 is 4 lakh. Sorry, not 4, 8 lakh 25,000. And last, 1050 minus 9 lakh is 1 lakh. इस तरह से सर ये हमने अपने पास GAV निकाल ली। सर कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का GAV की कैलकुलेशन को लेकर हो तो पूछ लीजिए प्लीज इस केस में। जी सर ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कंसेप्ट आ गया। हमने ऐसे काफी क्वेश्चंस कर ही लिए हैं। ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड करके देख लेते हैं सर। देखिएगा प्लीज। रमेश हैज अ प्रॉपर्टी सर, रमेश हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal value is 2,40,000 per annum. Fair rent is 2 lakh per annum. Standard rent as per Rent Control Act is 2,10,000. सर एक्सपेक्टेड रेंट यहां से ना
2,10,000 आ गया पूरे साल। Property was let out at a monthly rent of 20,000 per annum per month. However, the tenant vacated the property on 31st January. Unrealized rent है 20,000 का. All the conditions prescribed by Rule 4 are satisfied. सर रूल 4 में हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी. टेनेंट प्रॉपर्टी खाली कर दे, कह रहे हैं कर दी. दूसरा, उसके पास कोई और प्रॉपर्टी ना हो. तीसरा, उसके ऊपर केस करना है या ये उस आपको सेटिस्फाई. क्वेश्चन कह रहा है ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सर देखिएगा, 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी को लेट आउट किया 31 जनवरी तक. है ना. तो मैं ये मानकर चलूंगा 1 फरवरी टू 31 मार्च ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी वेकेंट रही ऐसा मान लिया जाएगा. सर टेनेंट घर खाली करके चले गए तो अब प्रॉपर्टी वेकेंट हो गई होगी. सर जीएवी की कैलकुलेशन कैसे करें. एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं ना, तो हमें माइनस करने के लिए अमाउंट बताया जा रहा है. सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हमें 12 महीने का लेके चलना है. तो ये हो गया कितना. सर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस अनरियलाइज रेंट 20,000 का दिया हुआ. ये हमारे पास ना 2,20,000 आ जाएगा, विच एवर इज हायर 220 लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी. सर 2 महीने प्रॉपर्टी खाली पड़ गई तो 2 महीने का रेंट नहीं आएगा. 40 तो जीएबी आ जाएगी 180. लेस कीजिए म्यूनिसिपल टैक्स पेड. म्यूनिसिपल टैक्स पेड देखिए कितना गिवन है. He paid municipal tax of 10% of municipal value. Municipal value is 2,40,000 per annum. 24,000 रुपए दिए गए. माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,56,000. Deduction under section 24. Standard deduction.
जी, क्वेश्चन में देखिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ना सर 6500 का बता रहा है, और इसका 30% निकाल लीजिए सर, कितना आ रहा है? 156 इंटू 30%, 46866। वन जीरो टू सेवन। सर यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर ये हमने बात की वेकेंसी, ठीक है, व्हेन द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेकेंट फॉर अनदर। सर अपना एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चंस की, ये कोई केस नहीं है सर, जीएवी के केसेस खत्म हो गए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास क्वेश्चंस की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमसे ना फ्लोर वाइज कैलकुलेशन पूछ लेते हैं। क्या मतलब? सर हमें बताया गया कि एक पर्सन है मिस्टर ए, इनके पास ना एक बिल्डिंग है, सर ये ना एक बिल्डिंग है हमारे पास, और ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें एक मिनट के लिए मान लेते हैं 5 फ्लोर्स हैं सर। सर ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ। ठीक है ना, हमें ये बताया गया कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है ना, इसमें मिस्टर ए ओन बिजनेस करते हैं। ओन बिजनेस, ठीक है। सर ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, इसको ये यूज करते हैं ओन रेसिडेंस के लिए। सर रहते हैं सेकंड फ्लोर पर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में उन्होंने लेट आउट किया है एक आदमी को बिजनेस के लिए। थर्ड फ्लोर में ये फिर से खुद रहते हैं, एक फ्लोर पे रह नहीं पा रहे पूरा, तो 2 फ्लोर की जरूरत थी। थर्ड फ्लोर भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये जो फोर्थ फ्लोर है ना सर, ये लेट आउट है फॉर रेसिडेंस। ये जो बिल्डिंग है ना,
इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख की है। सर FRV ले लेता हूं मैं 12 लाख। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, ठीक है ना सर। यूज्ड लेट आउट फॉर बिजनेस है ये 40,000 पर मंथ पर। ये लेट आउट फॉर रेसिडेंस है एट द रेट ऑफ 15,000। पर जी। तो सर FRV 12 लाख रुपीज पूरे बिल्डिंग। सर ये होल बिल्डिंग है ना। तो बताइए अगर होल बिल्डिंग की FRV 12 लाख, तो एक फ्लोर की कितनी। सर हमें जो कैलकुलेशन करनी है ना, आपको फ्लोर वाइज करनी है। ध्यान से देखिए सर, ये देखिए ग्राउंड फ्लोर जो है ना, ये ओन बिजनेस में यूज हो रहा है। और क्योंकि ये ओन बिजनेस में यूज हो रहा है, ये नॉट कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होगा। ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा। PGBP में। सर ये PGBP में कवर किया जाएगा। जो प्रॉपर्टी हमारे खुद के बिजनेस में यूज होती है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। इट शैल बी कवर्ड अंडर द हेड PGBP। अच्छा, अब सर ध्यान से देखिए, ये ना 2 फ्लोर्स पे रहते हैं। सर क्या ये 2 घरों में रह रहे हैं। सर ये फ्लोर्स हैं, घर नहीं है। इसको सिंगल हाउस माना जाएगा, सिंगल हाउस। ठीक है, तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे बताइए। सिंगल हाउस एज्यूम करेंगे। जी। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो बताइए क्या करें। सर इसकी GAB निल है ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। सर अब बात आती है सेकंड फ्लोर की और फोर्थ फ्लोर। सर मैं पूरी इनकम की कंप्यूटेशन करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं फ्लोर वन GAB की कैलकुलेशन। सर देखिए प्लीज, हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पूरे घर की फेयर रेंटल वैल्यू 12 लाख है। तो बताइए एक फ्लोर का FRV कितना। 2,40,000।
सर पूरे घर की म्यूनिसिपल वैल्यू है हमारे पास पूरे घर की म्यूनिसिपल वैल्यू है 10 लाख। 5 फ्लोर है ना, एक की हो गई 2 लाख। विच एवर इज हायर, हायर लेके चलेंगे, तो इनमें से हायर ले लीजिए। एक्सपेक्टेड रेंट है सर 240, 240। और बताइए एक्चुअल रेंट कितना है। देखिए सेकंड फ्लोर हमने लेट आउट किया है 40,000, 480, ठीक है। और फोर्थ फ्लोर, सर फोर्थ फ्लोर हमने लेट आउट किया है 15,000, 180। ठीक है, तो सर अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर एक जगह आ जाएगा, सेकंड फ्लोर एक जगह आ जाएगा, फोर्थ फ्लोर एक जगह। सर देखिए इसकी जीएवी ले लें, इसकी होगी हमारे पास सेकंड फ्लोर की 480 और थर्ड फ्लोर की 240, सॉरी फोर्थ फ्लोर की 240। हमें बताया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके इन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है इनका 8 लाख। ठीक है सर, अब जीएवी में से लेस करना है म्यूनिसिपल टैक्स पेड। सर देखिए पूरी प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स 2 लाख है ना, तो पता है एक फ्लोर का कितना होगा। 40,000 फॉर सिंगल। इसका मतलब म्यूनिसिपल टैक्स पेड 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन मैं ये मानकर चलूंगा हर फ्लोर का म्यूनिसिपल टैक्स सेम है। सर यहां से तो म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलनी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये लेट आउट है, ये लेट आउट। ये आ जाएगी हमारे पास एनएवी निल 440, 2 lakhs। सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ये हो जाएगा 1,32,000, है ना। 4,40,000 इंटू 30%, 1,32,000, ये हो जाएगा 60,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन
बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, देखिए हमें अभी बताया गया पूरी का कितना है सर, 8 लाख। 8 लाख है ना, इसका मतलब कितना हुआ, 1,60,000 पर फ्लोर। सर ये जो थर्ड फ्लोर है ना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इन दोनों के लिए अगर हम कंबाइन कर दें तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3,20,000, है ना सर। लेकिन नो इंफॉर्मेशन इज देयर अबाउट द हायर डिडक्शन। तो डिडक्शन कितने की होगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की? सर क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम तो 30,000 की ही डिडक्शन दे पाएंगे। यहां से पूरी मिल जाएगी सर, 160, 160। इनकम अंडर प्रॉपर्टी -30,000। सर ये है हमारे पास 440, 148, और ये है -20। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लिख लीजिए कितनी आएगी, 1,48,000 -30,000 -20, 98। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये हमारे पास ना सर सर फ्लोर वाइज कैलकुलेशन है। जी सर जी। सर सेल्फ एक्युपाइड में आप दो मतलब कि दिखा सकते हैं ना, मतलब कि सर दो हाउस को। बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग हाउसेस, सॉरी। दो फ्लोर्स की बात नहीं कर रहा सर। जी सर। एक घर में कितने फ्लोर्स हो सकते हैं सर? कितने भी हो सकते हैं, कितना फ्लोर भी हो की कोई सकता रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप 6 फ्लोर के घर में रहना शुरू कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 6 के 6 फ्लोर एक सिंगल हाउस माने जाएंगे सर। है। यस सर। अंबानी साहब के घर में 26 फ्लोर है, मिस्टर मुकेश अंबानी के घर में 26 फ्लोर्स आर देयर। सर वो 26 फ्लोर का एक ही घर है, ठीक है ना। भाई वो अमीर आदमी है, बड़े से घर में रहते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। सर जी 26 फ्लोर का एक ही घर है तो वो हाउस एक ही माना जाएगा। लेकिन सर ये जो फ्लोर्स है ना, ये सिंगल बिल्डिंग में होने चाहिए, तो इनको मैं अपने पास एक बिल्डिंग मानने को तैयार हूं। अगर ये अगर सर अलग अलग हाँ। बिल्डिंग में है, जी सर। इंडिपेंडेंट है, तो फिर इनको अलग अलग सेपरेट बिल्डिंग माना जाए, ठीक है। सर एग्जाम्पल के जरिए जरा बात को समझ लीजिए प्लीज। मान लीजिए सर, मैं अपनी बात करूं तो आई हैव अ हाउस, उसमें 2 फ्लोर्स हैं। सर दोनों में मैं ही रहता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये वन सिंगल हाउस माना जाएगा सर, दो अलग अलग हाउसेज नहीं माने जाएंगे। लेकिन सर बाई चांस मान लीजिए ऐसा होगा कि मिस्टर ए, इनका एक फ्लैट है, ठीक है, इन वन बिल्डिंग, और एक सेकंड फ्लैट है सर
in any other building. और ये बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड होते तो सर फिर ये टू डिफरेंट हाउसेज माने जाते हैं। ठीक है ना, फिर ये माना जाएगा ये दो अलग अलग घर है, एक सिंगल घर नहीं है सर ये। ठीक है, तो बेसिकली ना हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट केस टू केस बेसिस में चेक कर लेंगे कि ये एक सिंगल घर है या मल्टीपल हाउसेज आर देयर। सिंगल हाउस के अंदर आपके पास डिफरेंट फ्लोर्स हैं, ये एक ही घर माना जाएगा। और अलग अलग बिल्डिंग्स के अंदर आपके पास मान लीजिए अलग अलग जगह पर आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, तो सर ये दो अलग अलग घर माने जाएंगे। ठीक है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड तो एक ही को दिखाएंगे ना सर, सर अगर सेल्फ दो अलग ऑक्यूपाई अलग। दो को दिखा सकते अच्छा, हैं। दो को एक दिखा सिंगल सकते हैं बिल्डिंग नीचे है, से। उसमें 5 फ्लोर्स हैं और पांचों के पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड। कोई भी परेशानी नहीं है इस केस में। ठीक है, treated as one single self-occupied house। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है ये बस। जी सर। फ्लोर सारे इररिलेवेंट, लेकिन आ, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये अलग अलग बिल्डिंग्स होती तो फिर ये अलग अलग घर माने जाते हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट हाउसेज अगर हैं तो फिर उनको मैं अपने पास अलग अलग मानकर चलूंगा। ठीक है जी सर। सर, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर एक डाउट है कि जैसे आजकल बिल्डर्स हैं वो 3-4 टावर के टाउनशिप टाइप से बनाई। अब जी अगर एक ही टावर में अलग अलग उसमें 2 फ्लैट्स परचेज किए तो सिंगल जी हाउस माना जाएगा, बट वो फ्लैट्स की रजिस्ट्री वगैरह तो सब कुछ डिफरेंट होता है। एक नहीं माने सर, सेकंड फ्लोर पे और एक फिफ्थ पर है। सर भूपेश सर, असल में ना यहाँ एक छोटा सा इशू है सर। ये ना हमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेक करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ मल्टीपल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, मैं बताता हूँ। सर देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि मेरा एक घर है, उसमें 2 फ्लोर्स है। सर दीज 2 फ्लोर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। ये इंडिपेंडेंट नहीं है सर, इनकी एक सिंगल एंट्री है। ठीक है, पूरे घर में सर 1 किचन है। ठीक है, दोनों फ्लोर्स पर रूम्स बने हुए हैं। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर ये जो घर माना जाएगा ना, ये 1 सिंगल हाउस माना जाएगा। लेकिन सोचिए, एक टावर है, एक बिल्डर ने बनाया, इसमें सर सपोज 30 फ्लोर्स है। मैंने एक फ्लैट परचेज किया ऑन 10th फ्लोर, एक परचेज किया 11th फ्लोर पे, एक है मेरा 1004 नंबर, एक है 1105 नंबर। और मैंने इसको अंदर से इंटरकनेक्ट कर लिया, ड्यूप्लेक्स फ्लैट बना लिया सर। हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स है सर, मल्टीपल जजमेंट्स आर देयर, ये सिंगल हाउस माना जाएगा, 1 सिंगल हाउस। सर मैंने ना
2 फ्लैट्स परचेज किए सेम फ्लोर पे, एडजॉइनिंग फ्लैट्स, एक था 1004, एक था 1005। मैंने इनको अंदर से कनेक्ट कर लिया, कनेक्टेड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना सर। ये वन सिंगल हाउस माना जाए सर, लेकिन सोचिए, आई हैव 2 फ्लैट्स सर, दिस इज सिनेरियो 1, this is scenario 2, and now I am discussing scenario 3. Sir, I have 2 flats, one flat on 3rd floor and one flat on 10th floor, ठीक है ना सर। एक फर्स्ट 3rd फ्लोर पर है फ्लैट, एक 10th फ्लोर पे है। इन दोनों में इंडिपेंडेंट किचन है। नाउ ये 2 डिफरेंट हाउसेस माने जाए, ठीक है। हालांकि एक बड़ा क्लासिकल केस है सर बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें एक HUF ने साबित कर दिया कि सर वी हैव 2 फ्लैट्स, बिकॉज वी हैव अ लार्ज फैमिली। एक फ्लैट में लोग आ नहीं पाते, बट वन सिंगल किचन इज देयर, खाना एक साथ बनता है, सब एक साथ रहते हैं। एक फ्लैट खरीद लिया है, सोने चले जाते हैं, ठीक है सर। बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसे वन सिंगल हाउस ट्रीट किया जाए, ठीक है सर। लेकिन ये बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ठीक है ना सर। ये HUF था, इसलिए साबित कर दिया कुछ मेंबर ऊपर कुछ मेंबर नीचे। या एक ज्वाइंट फैमिली है मिस्टर ए की, इन्होंने कहा जी मैं रहता हूं और मेरे 3 बेटे हैं, A1 A2 A3। इन्होंने कहा 2 फ्लैट्स हैं मेरे, ये दोनों ही 2 BHK हैं। अब 4 लोगों की 4 फैमिलीज हैं, एक 2 BHK फ्लैट में तो रह नहीं पाएंगे, तो है हमारी ज्वाइंट फैमिली। बोथ द हाउसेज आर ओन्ड बाय मिस्टर ए, ठीक है ना। तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्होंने कहा सर फर्स्ट फ्लैट में मैं रहता हूं प्लस A1 रहते हैं मेरे बड़े बेटे, सेकंड फ्लैट में A2 रहते हैं, A3 रहते हैं, ठीक है। बट वी मेंटेन सिंगल किचन, ठीक है सर। ये फर्स्ट फ्लैट इज ऑन 3rd फ्लोर, दिस इज ऑन 7th फ्लोर। अब ये इंटरनली तो कंबाइन हो नहीं सकते, है ना। अगर ये प्रूफ कर दिया जाए, अगर प्रूफ कर दिया जाए तो ये वन सिंगल हाउस ट्रीट किया जा सकता, ठीक है सर। ये सब कुछ साबित होने पर है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। भूपेश सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर। तो अगर मेरे पास ना ये फ्लैट है इन अ अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें
एक हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, और डिफरेंट फ्लोर्स पर मेरे पास घर है जो इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, तो सर फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मेरे पास दो डिफरेंट हाउसेस माने जाएंगे। हाँ जी सर, यहां तक कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो पूछ लीजिए पहले। भूपेश सर पॉइंट क्लियर हो गया सर? जी सर। आइए सर एक दो क्वेश्चन जरा इसके देखते हैं, फिर एक और कंसेप्ट है हमारे पास कंपोजिट रेंट का, उस पे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 39 है ये notes का, देखिएगा। मिस्टर अजीत तेंदुलकर इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी इन महाराष्ट्र which has four different floors. Ground floor is used by him for his own residence. First floor is occupied by him for his own business. Second floor is given on rent to a businessman for running his business at a monthly rent of 50,000. And third floor is given on rent to a family for residence at a monthly rent of 30,000 per month. तो सर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास ना third floor is given on rent at a monthly rent of 30,000. The fair rental value of the house is 18 lakh. Municipal value is 20 lakhs. During the year, he paid 2 lakh as house tax. Interest on borrowed capital is 5 lakh per annum. सर देखिए, इसको करने के लिए बेस्ट मेथड ये है, थोड़ी सी ड्राइंग बना लेते हैं फ्लोर वाइज। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड। हाँ जी, तो सर अब देखिए ग्राउंड फ्लोर किस लिए यूज हो रहा है? ग्राउंड फ्लोर में ना ये अपना खुद का रेसिडेंस कर रहे हैं, ओन रेसिडेंस, ठीक है। First floor is occupied by him for his own business. Own business. सर सेकंड फ्लोर इन्होंने रेंट पर दिया है, और मंथली रेंट कितना है? 50,000 पर। और थर्ड फ्लोर भी इन्होंने रेंट पर दिया है। अच्छा, लेट आउट फॉर रेसिडेंस एंड लेट आउट फॉर बिजनेस ये इररेलेवेंट है सर, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किराएदार रहता है या किराएदार बिजनेस करता है, हमें तो किराया ही मिलना है ना। इसका रेंट है सर 30,000। आगे देखिए प्लीज। The fair rental value of the house is 18 lakhs. Municipal value is 20 lakhs. FRV 18 lakh, municipal value 20 lakhs. Whichever is higher is 20 lakhs. सर इसको ना डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है ना, एक्सपेक्टेड रेंट 4 lakhs
पर फ्लोर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए प्लीज। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 2 lakhs एज हाउस टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स दिया है इन्होंने कितना? 2 lakhs, तो 50,000 पर फ्लोर हो गया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 5 लाख है, 125 पर फ्लोर, है ना। अब सर जरा कैलकुलेशन को समझिए प्लीज। सर ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं, टीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर। सर एक्सपेक्टेड रेंट गलत हो गया, डिवाइडेड बाय 4 5। सर 4 ही तो फ्लोर है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर टोटल 4 फ्लोर्स आर देयर, 1 2 3 4। ये एक फ्लोर हाउस प्रॉपर्टी में आता नहीं है, वो मैटर अलग है सर। रेंट को होगा ना इस फ्लोर का भी कुछ ना कुछ, है ना। इसलिए मैंने अपने पास इसे 4 फ्लोर्स में डिवाइड तो 5 लाख आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट 5 5 लाख। लाख। बिल्कुल सही कहा सर, एक्सपेक्टेड रेंट मैंने लिखा नहीं कहीं, मैं लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट इज 5 lakhs पर फ्लोर। लिखा है ना सर नीचे। अच्छा, ओ सॉरी। नो प्रॉब्लम। दिस इज 5 lakhs पर, सॉरी सर, बिल्कुल सही कहा सर, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया सर। तो सर अब हमारे पास ना जीएवी लिखते हैं, जीएवी दिखेगा प्लीज। सर ग्राउंड फ्लोर की जीएवी तो निकलेगी नहीं, सेकंड फ्लोर की, सेकंड की निकलेगी सर। सेकंड फ्लोर की जीएवी कितनी होगी देखिएगा सर, इसका एक्चुअल रेंट है 6 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट है 5 लाख, तो 6 लेंगे आया। और थर्ड फ्लोर का, सर थर्ड फ्लोर ना 30,000 पर मंथ पे लेट आउट है, एक्चुअल रेंट है 360, एक्सपेक्टेड वही है सर 5 लाख, तो इसका लेंगे 5 लाख। सर लेस कीजिए, म्यूनिसिपल टैक्स पेड यहाँ पे आएगा नहीं, इसमें आएगा 50,000, इसमें भी आएगा सर 50,000। एनएवी आ जाएगी, देन 554। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन। थर्टी परसेंट ऑफ एनएवी 165, 135। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सर हमने अभी देखा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है
1,25,000। अच्छा, क्वेश्चन में ना कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ये फ्लो इन्होंने बिल्डिंग कब ली, लोन कब लिया, नो इन्फॉर्मेशन इज देयर। कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि इसके ऊपर हायर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी। तो सर मैं तो नहीं दे पाऊंगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 30,000, यहाँ पे मिल जाएगी सर 125 लेट आउट पर। बस कैलकुलेट कर लीजिए सर, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी -30, 5,50,000 -165 -125, 260। 450 -135 -120, 190। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए तीनों को छोड़ लीजिए सर, 2,60,000 प्लस 1,90,000 माइनस 30,000, 4,20,000 रुपीज। ये है सर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए प्लीज। तो सर ये हमारे पास फ्लोर वाइज कैलकुलेशन का क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।